Good morning, class 11th. Today is 24th July, and you will start with the new chapter, that is Newton's laws of motion, or you can simply say laws of motion. So these were the three most important, probably the most important laws in mechanical physics that were proposed by Newton that are valid till date. सो हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना रहेगा कि कितने लॉज होते हैं. कुल मिला के 3 लॉज होते हैं. सो फर्स्ट लॉ डील्स विद द लॉ ऑफ इनर्शिया. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, एंड इनर्शिया इज समथिंग, a certain type of physical quantity that we'll discuss later in the video. सो इनर्शिया मान लीजिए अभी कि कोई चीज़ होती है, एंड इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स. इट इज़ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, and inertia of direction. Then we have second law, that is law of acceleration, and then we have the third law as law of interaction, or you can say action reaction law. So these are the 3 laws that were given by the Newton with respect to motion of a body. So we'll start with the first law, that is law of inertia. This is another name of first law. So now we understand what exactly inertia is. So suppose, first of all, let us see what law says. It states that a body at rest will remain at rest, and a body will in motion will remain in motion until and unless an external force is acted on it. इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है, सो इट विल रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट. अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, सो इट विल कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन अनटिल एंड अनलेस अगर हम कोई उस पर बाहर से फोर्स ना लगाएं. अब वो फोर्स किसी भी तरीके से हो सकता है. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पुश, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पुल, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन, इट कैन बी ऑफ एनी पर्टिकुलर फॉर्म. ठीक है. सो इफ़ किसी भी बॉडी पे अगर आप बाहर से कोई अलग से फोर्स नहीं लगा रहे, सो अगर वो रुकी है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी. सो लेट सी द रेड पोर्शन. फोर्सेस आर बैलेंस. बैलेंस फोर्स का मतलब होता है कि योर फोर्स ऑन वन साइड विल बी कैंसल्ड और न्यूट्रलाइज बाय द इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स फ्रॉम द ऑपोजिट साइड. जैसे अगर आप जैसे टग ऑफ वॉर आपने देखा होगा, तो टग ऑफ वॉर में अगर एक टीम 100 न्यूटन का फोर्स अपनी तरफ लगा रही है, दूसरी टीम भी अगर 100 न्यूटन का फोर्स अपनी तरफ लगाए, so in this case net force would be 0, that is the forces are balanced. So अगर बैलेंस फोर्स होगा तो बेसिकली देयर विल बी नो चेंज इन द मोशन. रेस्ट है तो रेस्ट, मूव कर रहा है तो मूव. ठीक है. सो नाउ लेट अस सी एन एग्जांपल. A soccer ball will remain resting on the ground until and unless it is kicked. यानी कि शूट आप जब करेंगे तभी वो मूव करेगी, until and unless it will not move by its own, यानी inertia of rest. So you can say the ball tries to resist any change. तो वो कोशिश करती है कि हमेशा रेस्ट में ही रहे, and that is why it does not moves by its own, जब तक हम लोग बाहर से उस पर कोई फोर्स ना लगाएं. So this is the law. This is, you can say it is the inertia of rest. ठीक है. 3 तरह का inertia था. This is one of them. So if the ball doesn't hit anything, the forces of gravity and the friction will eventually stop the ball. फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है क्योंकि ग्राउंड से डायरेक्टली कांटेक्ट में है. अगर डायरेक्टली कांटेक्ट में बॉडीज़ होती हैं तो फ्रिक्शन फोर्स लगता है. एंड ग्रेविटी इज़ ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, सो दीज 2 थिंग्स आर बैलेंस्ड. सो इट इज़ अंडर द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड फोर्स. इसका मतलब इफ़ यू डू नॉट किक इट, इट विल रिमेन एट रेस्ट. Okay, so now the question arises, why does the ball resist this change in the motion? Why it tries to stop? Even if you kick it, it stops ultimately. Why? And why does the gravity and friction eventually stop the ball? Why is this so? So सबसे पहले रेसिस्ट क्यों करती है? बिकॉज ऑफ द इनर्शिया, जो मैंने अभी बताया. तो इनर्शिया इज़ अ, यू कैन से द टेंडेंसी ऑफ द मास. यानी हर बॉडी में मास होता है, तो हर बॉडी में इनर्शिया होता है. चल रही है तो चलती रहेगी, और रुकी है तो रुकी रहेगी. सो दिस इज़ द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एनी बॉडी दैट हैज़ मास. सो मास इज़ वेरी मच रिलेटेड टू इनर्शिया. जितना ज़्यादा मास होता है उतना ज़्यादा इनर्शिया क्रिएट होता है. तो अगर कोई भारी चीज़ है तो उसको मूव करने में बहुत मेहनत लगती है. रीज़न बीइंग द फैक्ट कि इट हैज़ अ ह्यूज इनर्शिया ऑफ रेस्ट. ठीक है. सो नेक्स्ट थिंग इज द रेसिस्टेंस ऑफ एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट टू एनी चेंज
in its state of motion can be stated as inertia. So this is the you can say technical definition of the inertia, and it is proportional to mass, जैसा कि अभी मैंने बताया. एंड बिग मासेस रेसिस्ट चेंजिंग, जो भारी चीज़ है वो मुश्किल से चलेगी, तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू द लाइटर ऑब्जेक्ट्स. सो दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ शिप एंड अ क्रेडल. सो इसको देखिएगा ध्यान से, तो यू विल ऑब्जर्व एंड रीड इट केयरफुली, तो यू विल अंडरस्टैंड बाय योर सेल्फ कि एग्जैक्टली what I am trying to convey through the inertia concept. इसको खुद ध्यान से पढ़िएगा, मैंने exactly बता रखा है कि ये क्या है. Read this example and try to understand the concept by yourself. जो मुझे crucially explain करना था, important terms थे और चीज़ें थी, वो मैंने explain कर दी. So this is just again the illustration. Same thing goes for this train and football. तो ये कंपैरिजन है बेसिकली कि एक तरफ जब इनर्शिया बहुत ज़्यादा हो तो क्या होता है, एंड एक तरफ जब इनर्शिया काफ़ी कम हो तो क्या डिफरेंस आता है. ठीक है. सो प्लीज़ डू रीड दीज टू एग्जाम्पल्स, एंड इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. देन 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया थे. पहला तो क्लियर हो गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट. दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन, चल रहा है तो चलता रहेगा. एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन अभी बात करते हैं. सो इन शॉर्ट अगेन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, रुका है तो रुका रहेगा. ठीक है. देन इनर्शिया ऑफ मोशन, मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा एज इट इज़ विदाउट एनी चेंज. नाउ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अगर आप कोई लंगर घुमाएं, ठीक है, गोल गोल, तो अगर आप लंगर घुमाते हैं गोल गोल तो उस केस में डायरेक्शन इज चेंजिंग. इफ़ यू रिमेंबर इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड, इन द लास्ट एंड द क्लास बिफोर दैट वी हैव डिस्कस द फैक्ट कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नाम की भी कोई मोशन होता है जिसमें गोल गोल बॉडी घूमती है. तो उसमें क्या होता था, याद करिए, वेक्टर क्वांटिटीज यूज टू चेंज. वाई? मैग्नीट्यूड तो सेम रहता था बट डायरेक्शन यूज टू चेंज. सो दैट इज़ द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, के लगातार डायरेक्शन चेंज हो रहा है. ठीक है. और अगर स्ट्रिंग कहीं से ब्रेक हो गई तो देखिए, सी इन द फिगर, if the string appears to be broken, so in that case the body will move tangentially, वहीं से सीधे टूट के निकल जाएगी बाहर. ठीक है. just see the diagram, you will understand it. then now inertia I think would have been clear to you कि inertia क्या होता है, कितने टाइप का होता है. so now we'll start with the first law of motion, that is law of inertia. तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि कुल मिला के अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में, मोशन में है तो मोशन में, until and unless external force is applied. this is the first law. now weight, पहला जो फोर्स आप सबसे कॉमन पाएंगे पूरी दुनिया में, दैट इज़ वेट. वेट इज़ अ फॉर्म ऑफ फोर्स, हर बॉडी पे लगता है. मेरा भी वेट है, आप लोगों का भी वेट है, नॉन लिविंग थिंग्स का भी वेट होता है, हल्की चीज़ों का भी वेट होता है, भारी चीज़ों का भी वेट होता है. सो द मास मल्टीप्लाइड विद द acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square. I think you must have heard of it in class 9th. ग्रेविटेशन नाम का कोई चैप्टर होगा. सो ग्रेविटी क्या होती है, जो हम लोग कहते हैं कि ग्रेविटी खींच रही है, तो ग्रेविटी एक तरह का एक्सेलरेशन होती है. ठीक है. जो अर्थ प्रोड्यूस करती है जिससे वो बॉडीज़ को अपनी तरफ खींचती है. ठीक है. सो इट्स वैल्यू इज़ 9.8. सी द यूनिट केयरफुली, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ये एक्सेलरेशन है. सो इट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक. सो इफ़ यू मल्टीप्लाई दिस 9.8 विद मास ऑफ अ बॉडी यू विल गेट इट्स वेट. जैसे हम लोग बोलते हैं यूजुअली कि वेट 60 kg है, तो इट इज़ टेक्निकली रॉन्ग. हम लोग का मास 60 kg होता है, 40 kg होता है, 50 kg होता है. सो weight is basically 40 or 50 whatever mass is multiplied by 9.8. ठीक है. so that is the weight. so weight is a vector quantity, yes. why? because it is a type of force, and the uh, specific nature of this force is that weight always and always acts vertically downwards. ठीक है. प्लीज़ रिमेंबर इट. बॉडी कैसे भी रखी हो, हवा में हो या कहीं भी हो, weight will always act vertically downwards. ठीक है. so this is the first type of force that you are actually seeing. now we'll move forward. friction क्या होता है, एक और टाइप ऑफ फोर्स है. तो पहला टाइप तो हो गया हमारा वेट. अब दूसरा जो टाइप ऑफ फोर्स हम लोग पढ़ेंगे दैट इज़ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन कब आएगा, whenever two bodies will be in direct contact in
द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। जैसे अगर आप अपना हाथ टेबल पर रखे हैं, सो इफ़ यू ट्राई टू स्लाइड इट, देयर विल बी फ्रिक्शन। इफ़ यू रब योर हैंड्स, इट विल बी फ्रिक्शन। if you if you are walking, so your feet are touching the ground, there will be friction. So whenever any two bodies are in direct contact, लगातार उनकी सरफेस अगर टच हो रही है, so in that case friction force will occur. ठीक है. सो फ्रिक्शन बेसिकली ट्राइज टू रेसिस्ट द रिलेटिव मोशन. आप अगर आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो फ्रिक्शन आपको पीछे खींचेगा. ठीक है. तो यू कैन से इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ रिश्तेदार कि आपको हर बार आगे बढ़ने से रोकेंगे, और इट विल बेसिकली ट्राई टू स्टॉप योर प्रोग्रेशन. सो अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो वो पीछे की तरफ आपको रोकेगा, अगर आप पीछे जा रहे हैं तो आपको आगे की तरफ करेगा. सो इट बेसिकली ट्राइज टू रेसिस्ट वट एवर नेट मोशन इज़ देयर. जिधर भी जाएगा फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट लगेगा. ठीक है. अब वो टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि बॉडी कुल मिला के किधर मूव कर रही है. अगर मान लीजिए बॉडी कुल मिला के नीचे मूव कर रही है तो फ्रिक्शन विल एक्ट अपवर्ड्स. ठीक है. सो आई थिंक दिस वुड हैव बीन क्लियर. और कब लगेगा? जब बॉडीज विल बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. सो दिस मच इज़ इनफ फॉर द वाइल. इसके बाद इसका फॉर्मूला होता है. विल डिस्कस द फॉर्मूला इन द लेटर क्लासेस. अभी आपको बस एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. ओके. सो फर्स्ट लॉ इज़ कंप्लीटेड. सो नाउ द सेकेंड लॉ. So second law is कि the force acting on an object is equal to the mass of the object times acceleration. This is a very rough and basic definition. Exact definition इसकी जो है वो बहुत ही धुआंधार होती है. We'll discuss it in the class in the next class only. अभी बस इतना समझ लीजिए कि second law of motion deals with the formula of F is equals to ma, मास इंटू एक्सेलरेशन. बॉडी का जो भी एक्सेलरेशन हो, जैसे अर्थ का एक्सेलरेशन कितना है 9.8, वैसे हर बॉडी की स्पीड अर्थ जितनी तो होती नहीं है, सबकी अलग अलग स्पीड होती है, तो सबका अलग अलग एक्सेलरेशन होता है. तो इफ़ यू हैव टू कैलकुलेट द फोर्स प्रोड्यूस इन अ बॉडी विच इज़ एक्सेलरेटिंग विद द वैल्यू ऑफ ए, तो उसका फोर्स कैसे निकालोगे? एम ए से, एम इंटू ए. ठीक है. यस. एंड दिस एफ इज़ एफ नेट. जैसे देखिए आपको डायग्राम में दिया हुआ है, कार है. ठीक है. तो ये बढ़िया सी कार जो है, इसका मास देखिए ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन थोड़ा कम है. अगर आप सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं, किसी छोटे से पत्थर पे लगाइए और किसी कार में लगाइए, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, तो देखो आपको पता है कि अगर आपने फोर्स दोनों में मान लीजिए 100 न्यूटन लगाया, अब एक का मास ज़्यादा है, एक का मास कम है, तो जाहिर सी बात है एक का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा और एक का एक्सेलरेशन कम होगा. ठीक है. क्योंकि फोर्स तो दोनों में बराबर ही है, 100 है. तो अगर एक का मास 5 और एक का मास 20 है, तो छोटे वाले मास में ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा तभी तो मल्टीप्लाई होकर 100 आएगा, और बड़े वाले मास में छोटा सा एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई होगा तभी तो 100 आएगा. सो यू कैन से मास एंड एक्सेलरेशन आर बेसिकली ऑपोजिट थिंग. और ये तो इनर्शिया से भी मालूम पड़ता है, जितना भारी उतना मुश्किल से मूवमेंट होगा. देन द बेसिक यूनिट टू मेजर एनी टाइप ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन. क्योंकि इन्होंने ही ढूंढा था सब कुछ, तो इन्हीं के नाम पे यूनिट जड़ दी गई. और स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. कैसे पता? ध्यान से देखो बीच में डॉट क्यों है. केजी मीन्स एम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीन्स ए. तो दैट इज़ हाउ केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज़ द यूनिट. और इसी को ही न्यूटन भी बोलते हैं. सो इट इज़ द सेम थिंग. So you can define 1 Newton as the amount of force that is required to move the 1 kg mass object to produce an acceleration of how much? 1 meter per second square. Then weight versus mass, what is the difference? I have already told you, weight is mass times gravity, so this is the difference. So please remember, and mass is a scalar quantity, weight is the vector quantity. weight हमेशा नीचे लगता है. Then you have a question. A mass of an object of mass 300 kg is observed to accelerate at a rate of 4 meter per second square. Calculate the force required to produce this acceleration. So you are given the value of m, you are given the value of acceleration a. तो force कितना हो जाएगा इसको produce करने के लिए? ma. So just multiply them. You will get the answer of 1200 Newton या फिर 1200 kg meter per second square. Now the third law. So third law is based on law of interaction, also known as action reaction law, जो कि बहुत ही फेमस है, आपने सुना ज़रूर होगा इसको. ठीक है. फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन.
ठीक है, ये लॉ कम और किसी मूवी का डायलॉग ज़्यादा लगता है, क्योंकि इट हैज़ बीन यूज वेरी वाइडली. सो एक्शन रिएक्शन पेयर्स होते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, ऑपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, उनको बोला जाता है एक्शन रिएक्शन. मैंने अगर 100 न्यूटन का फोर्स ज़मीन पे लगाया, तो अगर ज़मीन भी 100 न्यूटन का फोर्स मेरे ऊपर लगाएगी, तो दैट विल बी एक्शन एंड रिएक्शन. आई प्रोड्यूस एन एक्शन एंड द ग्राउंड प्रोड्यूस अ रिएक्शन फॉर इट. ठीक है, सो दे आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन. मोस्ट ऑफ द केसेस, नॉट ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द केसेस. देन दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. जैसे मैंने किस पे फोर्स लगाया था, ग्राउंड पे, और ग्राउंड ने किस पे लगाया, मुझ पे. सो दे एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, सेम पे नहीं लगता. देन थर्ड लॉ, हाउ कैन यू सी इट इन द डेली लाइफ. तो डेली लाइफ में तो नहीं मिलेगा, मिल जाता है वैसे, अभी डिस्कस करेंगे उसको भी. बट सी वन ऑफ द एक्जॉटिक एग्जाम्पल्स. पहला है कि कायाकर. कायाकर यही होते हैं जो इतनी लंबी बढ़िया सी नाव लेके झुमरी तलैया में घूमते हैं. सो दे मूव फॉरवर्ड बाय एक्सर्टिंग एक्शन फोर्स ऑन द वाटर विद द पेडल. पीछे ये लोग पीछे की तरफ रो करते हैं, डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं वाटर में, तभी ये लोग आगे बढ़ते हैं. सेम थिंग गोज़ फॉर वॉकिंग ऑल्सो. हम लोग जब चलते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं तो ग्राउंड को आगे धक्का थोड़ा ना मारते हैं, हम लोग ग्राउंड को, ध्यान दीजिएगा, पीछे धक्का मारते हैं, तभी तो आगे बढ़ते हैं. सो जब हम लोग पीछे धक्का मारते हैं ग्राउंड को, तो ग्राउंड हम लोग को आगे ढकेलता है, एंड दैट इज़ हाउ वी आर एबल टू वॉक. ठीक है, यहाँ पे मैं मून वॉक की बात नहीं कर रहा हूँ. मून वॉक इज़ बेसिकली फ्रिक्शन. सो द वाटर pushes back the pedal and equal reaction force occurs and propels the kayak forward. Then another example, R2. देखिए, there's a question, बताइए. R2 forces with equal magnitude and opposite directions, action reaction pairs. Do action reaction pairs cancel each other out? तो ये आपको बताना है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो और डायग्राम दे रखे हैं. वॉलीबॉल आप लोगों के यहाँ काफ़ी खेला जाता है, सो दैट इज़ वाई आई हैव यूज द these images of volleyball. ठीक है, so that is how you can also form a more comfortable similarity and familiarity with the थर्ड लॉ. तो देखिए, आप देख सकते हैं कि अगर दोनों तरफ से बराबर फोर्स लग रहा है तो क्या होगा, बॉल बीच में रुक जाएगी. इसी तरीके से सेकंड वाले में देखिए, दिस गर्ल इज़ ट्राइंग टू हिट द बॉल अपवर्ड्स. तो वो उस बॉल क्या कर रही है, नीचे की तरफ उस पर फोर्स लगा रही है, और लड़की जो है रिएक्शन फोर्स उसके हाथ लगा रहे हैं ऊपर की तरफ. सो इट्स नॉट ऑलवेज द केस कि बॉल रुकी रहेगी या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट रुकी रहेगी. क्यों, क्योंकि डिपेंड करता है इनर्शिया पे. ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन अ सर्टेन फैक्टर्स दैट वील डिस्कस इन मोर डिटेल इन लेटर ऑन. अभी आपको एक बेस समझना ज़रूरी था कि कितने लॉ होते हैं, इनर्शिया क्या होता है, व्हाट आर द बेसिक फार्मूलाज, और वेट क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है. सो अगर समरी की बात करें, तो इन समरी वट एवर वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ, इट इज़ the three laws of motion, law of inertia, law of acceleration, law of interaction. ठीक है, देन इनर्शिया हम लोगों ने पढ़ा. इनर्शिया में पढ़ा कि कितने टाइप्स ऑफ इनर्शिया होते हैं. उसके अलावा व्हाट वी हैव स्टडीड, वेट इज़ अ फॉर्म ऑफ फोर्स, फॉर्मूला क्या होता है. देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास. देन व्हाट इज़ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन किधर लगता है, एंड फ्रिक्शन इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स. तो these many things we have discussed in this video. Now you have a certain questions एज अ फॉर्म ऑफ एक्टिविटी. ठीक है, तो इसको ज़रा बताइएगा. तो इसमें से जो भी चीज़ें आप लोगों को नहीं समझ में आए, सो प्लीज़ डू आस्क मी. एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ नाइस डे.